ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंट, सॉरी, जेबीएम आर्किटेक्चर, जेबीएम आर्किटेक्चर स्टार्ट किया। देखिए जेबीएम आर्किटेक्चर, जेबीएम आर्किटेक्चर। एक डायग्राम बनाइए, इस डायग्राम के इनसाइड में इसे कहते हैं क्लास लोडर, क्लास लोडर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जावा, जावा रन टाइम, जावा रन टाइम क्या सिस्टम, जावा रन टाइम सिस्टम। मेमोरी एरिया allocated by JVM, memory area allocated by JVM। एरिया बनाया है यहाँ, मेमोरी एरिया, गौर कीजिएगा। एक एरिया है आपका क्लास स्लैश हीप एरिया, क्लास मेथड हीप स्टैक पीसी रजिस्टर नेटिव मेथड स्टैक रन टाइम रन टाइम डेटा, रन टाइम डेटा। देखिए मेथड क्लास, मेथड क्लास, इसको क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, सर आवाज में इशू आ रहा है। पीसी रजिस्टर टाइप कर रहे हैं ना बेटा। पीसी रजिस्टर,
देखिए बच्चे, एक डायग्राम बनाई अभी अभी कंप्लीट अभी इसको नहीं किया हूँ। इस डायग्राम में क्या लॉजिक लगाया है आपका, इस डायग्राम को देखिए। ये डायग्राम आपको मैंने छोड़ दिया था, स्टार्टिंग में ही पढ़ाना होता है। वो जब भी हम जब पढ़ा रहे हैं ना तो स्टार्टिंग में ही बता दीजिए, लेकिन बेसिकली वहां पे मैंने छोड़ दिया कि जब हमको उप्स जब पढ़ाएंगे तो उप्स के प्रोग्राम में आपको हम बताएंगे, उप्स के साथ इसको रिलेट करेंगे, उप्स के साथ इसको रिलेट करेंगे। जब उप्स अभी स्टार्ट नहीं करना था, जब अभी हमको बेसिक टॉपिक पढ़ाना था, तो मैंने इसको छोड़ रखा था कि इसको छोड़ो, अभी स्टॉप रखो। जिस दिन उप्स के प्रोग्राम पढ़ाएंगे, अब उप्स के हम तो तब तक हम लोग भूल जाएंगे। तो एक जेबीएम आर्किटेक्चर का पार्ट क्या में क्या कहती है, एक है क्लास लोडर। क्लास लोडर किससे इंटरेक्ट करती है, तो मेमोरी एरिया कौन एलोकेट करेगा, तो मेमोरी एरिया एलोकेट करेगा जेबीएम, मेमोरी एरिया एलोकेट करेगा आपका जेबीएम, जेबीएम एलोकेट करेगा। अब एक क्लास एरिया की बात करूं तो क्लास लोडर क्या करेगी आपका, तो क्लास लोडर लोड करेगा, किसको लोड करेगी सर, बाइट कोड को। कहां लोड करेगी सर, जेबीएम के इनसाइड में। जेबीएम आर्किटेक्चर मतलब ओनली रन टाइम इन्वायरमेंट, नॉट अ कंपाइल टाइम। अब ये आपका क्लास लोडर लोड करने के बाद मेथड एरिया, क्लास एरिया। मेथड का मतलब क्या होता है, जावा में मेथड का मतलब फंक्शन। हीप एरिया, स्टैक एरिया, पीसी रजिस्टर, नेटिव मेथड स्टैक। ऐसा नहीं कि कोई न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये हम लोग सर सी में भी पढ़े हुए हैं, ये कॉन्सेप्ट हम लोग सी में भी पढ़े हैं। सी में की बात कर रहा हूँ, सी प्लस प्लस छोड़ दीजिए, सी में भी पढ़े हुए हैं। सी में भी लोकल वेरिएबल का स्पेस बोलते हैं ना, ग्लोबल वेरिएबल का स्पेस। मैलोक कैलोक फंक्शन चलता है तो स्पेस कहाँ मिलेगा, तो हीप में मिलेगा, रन टाइम एरिया। और उसी की पास बात कर रहा हूं हम लोग। अभी ये पूरे के पूरे वहां पे हम लोग कहते हैं सीपीयू का स्पेस, तो यहाँ पे हम लोग किसको कहते हैं, सीपीयू का स्पेस और रैम का स्पेस। यहाँ पे ओवरऑल स्पेस एक ही वर्ड में बोल के निकल जाते हैं, जो जेबीएम वर्ड बोलते हैं। ओवरऑल एक ही वर्ड में स्पेस को बोलते हैं जेबीएम। अब यहाँ पे हम लोग बात करें बच्चे, यहाँ पे टॉपिक पे, तो ये इस टॉपिक पे बात करें तो एक इसके अलावा भी आपका भी इंटरेक्शन होगा, एग्जीक्यूशन इंजन होगा, जावा में क्लास लाइब्रेरी होगा, और क्या होगी बच्चे, नेटिव मेथड स्टैक होगा। ठीक है, अब इसको इससे इंटरेक्ट करवाई, पहले इसको कंप्लीट करता हूं। तो ये क्या है आपका, ये आपका एग्जीक्यूशन इंजन है। एग्जीक्यूशन है जावा क्लास लाइब्रेरी, जावा क्लास लाइब्रेरी, जावा क्लास लाइब्रेरी। इट मीन्स उसको क्या कहते हैं, जावा एपी, जावा एपीआई। एक होती है आपका नेटिव लाइब्रेरी, जावा नेटिव जावा लाइब्रेरी, नेटिव जावा लाइब्रेरी का मतलब बताता हूं। नेटिव जावा लाइब्रेरी का मतलब, चलिए बच्चे, ये डायग्राम बन गई, ये डायग्राम तो बना लिया, समझ में आपको इतने आसानी से नहीं आएगी जेबीएम मार्केट। अब इसका कोई एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। देखिए, हम जो डायग्राम पढ़ा रहे हैं बच्चे, ओवरऑल डायग्राम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं ओवरऑल कहने का मतलब कि हमको प्रोग्राम चलाना है उसके बिहेव पे। और नहीं तो अगर जेबीएम की आर्किटेक्चर पढ़िएगा तो हीप को ही 3 रीजन में कैटेगराइज करते हैं, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। ऑब्जेक्ट बनता है तो रीजन 1 में जाता है। ऑब्जेक्ट जब मान लो कि आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, मान लो कोई फंक्शन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अनरेफरेंस हो गया तो रीजन 2 में जाता है। और अगर प्रोग्राम रनिंग में है तब तक रीजन 2 में ही रहेगा। और अगर ऑब्जेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए रीजन 2 में पड़ा है, मतलब वर्ड बोल रहा हूं, मतलब होता है ना कि गार्बेज कलेक्ट करते हो, तो यहाँ से हम लोग गार्बेज कलेक्ट करते हैं, घर का वैल्यू, तो सब घर में गार्बेज होता है तो क्या होता है, घर में अपने गार्बेज बॉक्स में रख देते हैं। वहां से आपका नगर निगम का आया, उसमें आपको डाल दिया, नगर निगम उठा करके कहीं और पहुंचाया, वो कहीं जहां पे और जहां डंप करना है वो पहुंचा दिया। उसी तरह से आपका ये भी होता है, हिप का भी होता है सेम तरीका से। लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ डायग्राम, ओवरऑल डायग्राम पढ़ा रहा हूँ। ओवरऑल कहने का मतलब कि हमको प्रोग्राम चलाना है, और प्रोग्राम के बिहेव पे मैं पढ़ा रहा हूँ डायग्राम।
अब इस जेबीएम आर्किटेक्चर की डायग्राम को बनाने के लिए मैं इसका प्रोग्राम बता रहा हूँ। वो प्रोग्राम क्या बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड हम प्रोग्राम बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्राम। अब उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्राम में ध्यान रखिएगा, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टॉपिक आपको मैंने अभी पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन अभी पहले एग्जाम्पल को इसको समझाने के लिए इसको समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि ये डायग्राम हमें समझ में आ जाए, बस डायग्राम का पार्ट समझ में आ जाए, डायग्राम का एरिया समझ में आ जाए, इसके लिए मैं एक कोड लिख रहा हूं। अभी प्रोग्राम की बात, अभी जो भी बात करूंगा समझो कि अभी कुछ बिना पढ़ाए हुए मैं बात करूंगा आपके साथ, मतलब कुछ अभी बताया नहीं हूं फिर भी बात करूंगा बिना पढ़ाए हुए। क्या बात कर रहा हूं यहाँ पे गौर करना, एक क्लास बनाया, ठीक है। ऐसे जब उप्स स्टार्ट करेंगे तो उप्स में हम रियल लाइफ एग्जांपल देंगे, रियल लाइफ एग्जांपल से बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम अभी कोई टेम्प ले लिया, टेस्ट लिया, इस तरह से एग्जांपल, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड एग्जांपल होगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड एग्जांपल क्या होगी, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया एक्स, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया इंटीजर टाइप का वाई, इंटीजर टाइप का वाई, इंटीजर टाइप का वाई, वाई होगा, वाई कर लिया। अभी किसी को बताया नहीं हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब अभी उप्स का मतलब किसी को मैंने कुछ बताया हूँ, लेकिन बस अभी फिलहाल अभी समझिएगा कि कौन सी पार्ट कैसे यूज हो रहा है और क्यों ऐसा यूज हो रहा है, क्यों ऐसा यूज हो रहा है, ऐसा क्यों यूज हो रहा है, ऐसा क्यों यूज हो रहा है। इंटीजर जेड, एक वेरिएबल ले लिया, जेड वेरिएबल ले लिया, ऑब्जेक्ट क्लास को बनाए, सेव किया फाइल को, सेम डॉट जा, एक फंक्शन बनाए बेटा। फंक्शन क्या बनाया आपका, फंक्शन बनाया आपका वॉइड गेट, ठीक है, गेट डेटा फंक्शन बनाया, वेरिएबल क्या ले लिया, एक कॉमा इंटीजर बी, इंटीजर बी, ठीक है, इंटीजर बी। अब एक फंक्शन बनाया, फंक्शन में एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू, अरे आज नहीं है ना, तो परेशान कर भी रहा है, वाई इक्वल टू बी। एक फंक्शन बनाइए आपका, गौर कीजिएगा, कोड समझ में नहीं आइए, कोड नहीं समझिएगा, डायग्राम समझिएगा कि डायग्राम के पार्ट में कौन सा स्पेस किसको मिलता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कोड समझ में नहीं आएगी, कोड किसी को नहीं पढ़ाया, जब तक उप्स का थ्योरी नहीं बताएंगे तो क्या इसका एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे हम अच्छे से इसको आपके सामने, क्योंकि रीजन है कि उप्स नहीं आपको बताई है, उप्स का वही मतलब नहीं बताया हूँ। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड एग्जांपल है, बस इस डायग्राम को रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, प्रिंट। अब यहाँ पे आपका टॉपिक क्या लगाया, एक्स इज इक्वल टू, फाइल, एक फंक्शन बनाया, क्या बिना मेन फंक्शन का प्रोग्राम तो चलती नहीं है, पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक,
करें सर, नितिन सर वाले में क्लास में सिस्टम मेरा सही से सेट नहीं हो पाया लगता है, बहुत स्क्रीन फ्लक्चुएट कर रहा है, प्रोजेक्टर वाला भी और मॉनिटर वाला भी। नितिन सर वाले क्लास में हम क्लास ले रहे हैं ना, तो सिस्टम सही से लगता है राजवीर से सेट नहीं हो पाया है, तो फ्लक्चुएट कर रहा है बहुत स्क्रीन, बार बार अपने अपने अप डाउन हो रहा है। ठीक है सर। इसमें ना पता मतलब हाँ भाई जारी बच्चे, वो कॉल कर रहा था, सिस्टम का एक थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है बीच बीच में। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट डिफाइन कर दिया, इतना तो आपको सबको पता है। अब देखिए जब ये प्रोग्राम चलेगी, सबसे पहले जब ये प्रोग्राम चलेगी, कोड चलेगी, तो कोड चलते ही एक लाइन को आप लिखो, यहाँ पे क्या लिखो, टेस्ट, टेस्ट मेन लिख दिया। ठीक है, बस इतना देखना। सबसे पहले जब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल करने के बाद क्या बनेगा, बाइट कोड, बाइट कोड बनेगा। अब बाइट कोड बनेगी, ये प्रोग्राम को जब कंपाइल करेंगे तो बाइट कोड बनेगा। बाइट कोड किस नेम से बनेगी आपका, तो बाइट कोड बनेगी टेम्प डॉट क्लास फाइल, टेम्प डॉट क्लास फाइल आपका बनेगा। गौर कीजिएगा बच्चे, प्रोग्राम आपको नहीं समझा रहे हैं, गौर कीजिएगा, केवल डायग्राम को पार्ट हमको समझाना है। टेम्प डॉट जावा कंपाइल कर लिया। अब कंपाइल करने के बाद ये आपको क्या बन गई, बाइट कोड बनेगी, बाइट कोड बनेगी। अब वो बाइट कोड जेवीएम के पास लोड होगा, लोड होने के पहले वो कहां जाएगी, आपका क्लास लोडर के पास जाएगा, क्लास लोडर के पास जाएगी, जावा टेम्प डॉट जावा, गौर कीजिएगा बच्चे, जावा टीएमपी टेम्प, इसको लोड किया। अब ये तो टेस्ट में चल गया, ये चला तो कैसे चला बच्चे, ये टेस्ट में आ कैसे कैसे रही है, तो अभी तक तो हम लोग बस बस रन करना सिखा दिया था, थोड़ी बहुत डायग्रामेटिकली बताया था। अब यहां से गौर कीजिए, सबसे पहले आपका जब बाइट कोड आती है तो जावा रन टाइम सिस्टम के पास लोड होता है। जब रन टाइम सिस्टम के पास लोड होगा तो कहां जाएगी, आपका क्लास लोडर के पास। क्लास लोडर आपको मेमोरी में क्या करेगी, पीछे बच्चे यहां देखिए स्क्रीन पे, क्लास लोडर के पास जाएगी, क्लास लोडर के पास जाएगी तो स्क्रीन वो आपको लोड करेगा, लोड करेगा। लोड करने के बाद वो क्लास लोडर लोड करेगा कहां, मेमोरी में। मेमोरी में मेमोरी का एलोकेशन देना स्टार्ट करेगा, कौन, जेवीएम, जेवीएम। तो एक अब जेवीएम जो लोड करेगा वो दो स्टेज में प्रोग्राम फाइल लोड होता है। कैसे भी दो स्टेज में फाइल कोई भी लोड होता है, एक होता है आपका स्टैटिक स्टेज और एक होती है आपका लोड आपका डायनेमिक स्टेज। दो स्टेज में फाइल लोड होती है, एक होती है स्टैटिक स्टेज और एक डायनेमिक स्टेज में लोड होती है। और स्टैटिक स्टेज और डायनेमिक स्टेज दो स्टेज में फाइल आपका लोड होती है। तो सब यहाँ पे गौर करना, इस फाइल एक ये आपका बाइट कोड है, बाइट कोड का नाम क्या है आपका, टेम्प डॉट क्लास फाइल। टेम्प डॉट क्लास फाइल को हमने कहा क्या बच्चे, बाइट कोड। बाइट कोड हमको डायग्राम में जो कोड हम लिखे हुए हैं ना, बस इतना हमको करना है कि वो डायग्राम में कोड को उठाकर डाल देना है, बस वो डायग्राम हमको समझ में आ जाएगी। जब हम आर्किटेक्चर जब उप्स पढ़ेंगे तो उप्स का मतलब बताएंगे, फिर उसके अंदर उसके स्टैटिक कीवर्ड लगाया है या नहीं लगाया है, सब उसके प्रति उप्स का कॉन्सेप्ट है। अभी उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बस केवल इतना बता रहा हूँ आपको, ओवरऑल ओवरऑल आपको बात करूंगा, उससे भी समझ में आपको आ जाएगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे वहां पे बात करेंगे। अब यहाँ पे आप गौर करना, ये बाइट कोड मेमोरी में लोड होगा, दो तरीके से लोड होगा, एक लोड होगा स्टैटिक, एक लोड होगी स्टैटिक, अब एक लोडिंग कैसे होगा, डायनेमिक। एक लोडिंग होगा स्टैटिक, अब एक लोडिंग क्या होगा आपका, डायनेमिक। अब स्टैटिक लोडिंग और डायनेमिक लोडिंग, जैसे स्टैटिक लोडिंग क्या है बच्चे बताइए, और स्टैटिक लोडिंग क्या है, जैसे अब हमारे पास क्लास करने के लिए आप आते हो, तो आप लोग को स्टैटिक है कि डायनेमिक है, 11 o'clock डायनेमिक है, कभी कभी बेसमेंट, कभी आपका यहाँ, ऐसे तो स्टैटिक ही कहो, लेकिन 11 o'clock क्या है, ऐसे कहो तो आपका बेसमेंट में कभी क्लास लग जाती है, कभी यहाँ क्लास लग जाती है, तो उसको क्या कहो, तो रन टाइम में चेंज हो जाता है, क्लास का टाइम होता है उसी समय अटेंडेंस, बेसमेंट में क्लास होगा आपका, तो उसको क्या कहिएगा, उसको हम लोग कहेंगे डायनेमिक। अरे मुकेश फ्लक्चुएट बहुत कर रहा है, स्क्रीन बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, और लॉकेस नहीं है, जब टाइप कर रहा हूँ ना यहाँ, तो टाइप करते हैं स्क्रीन आपका, तो कैमरा अपना काम कर रहा है, फोटो खींच रहा है, समझते हो ना, तुम कुछ कर सकते हो, बंद करके चालू करने से क्या होगा, स्क्रीन का प्रॉब्लम है तो बंद बंद करने से क्या होगा, उसको प्लगिंग का प्रॉब्लम है ना, हाँ प्लग का प्रॉब्लम है। तो देखो जल्दी 2 मिनट में बंद करने से, सब मीटिंग बंद करने से कुछ नहीं होगा।
देखो बंद हो गया ना यहाँ, वो बंद हो जा रहा है बार बार। 2 मिनट होल्ड कीजिएगा बच्चे, थोड़ा स्क्रीन का इशू आ रहा है, जल्दी करो। दोनों फुल कैलकुलेट कर रहा है, उसी की वजह से कैलकुलेट कर रहा है। राजवीर से सेट नहीं हो पाया, और अभी आए थे ना सब खुला हुआ था एकदम अलग अलग। राजवीर सब कैसा है ये सब? और वो रहता है ना, क्या नाम, लौकी को कर देता था, छुट्टी में कॉल किए थे, छुट्टी में रहे। तो ठीक है, वो तो ठीक है, सही है। आपका फोन पे देख, अरे हिलाना क्या है, फोन का हिलाने के लिए। सॉरी बच्चे, वाइज जा रही है आप लोग को? देखिए, बाइट को जेबीएम में लोड होगा। अब यहां से जेबीएम की आर्किटेक्चर को देखिए, तो रन बाइट क्लास लोडर के पास गई, क्लास लोडर के पास आपका मेथड एरिया है, और उसको क्या कहते हैं, क्लास एरिया। अब मेथड एरिया और जो क्लास एरिया पार्ट है, वो जो मेथड एरिया और क्लास एरिया की जो पार्ट है, मैंने यहाँ पे डिजाइन किया। यहाँ पे मेथड एरिया और क्लास एरिया की पार्ट को डिजाइन किया, मेथड एरिया और क्लास एरिया की पार्ट को डिजाइन किया। मेथड कहिए, या यहाँ पे कह दीजिए, ऐसे ऐसे लिखा, एक्चुअल में गलत लिखा है, उसको टाइप हो गई है। पहले होगा क्लास, क्लास स्लैश क्या, मेथड एरिया, क्लास स्लैश मेथड, पहले क्लास वर्ड आएगा तब मेथड आएगी ना, क्लास स्लैश मेथड एरिया। अब यहां से अगर बात करें बच्चे, तो इसी एरिया में एक स्पेशल एरिया होता है, इसी एरिया के पार्ट में एक स्पेशल एरिया होती है, एक स्पेशल एरिया होती है यहीं पे, जो कैटेगराइज होता है, 2 पार्ट में एरिया कैटेगराइज होता है, जिसको कहते हैं क्लास एरिया। इसको क्या कहते हैं, क्लास एरिया, क्लास एरिया। तभी हम बार बार बोलते हैं मेथड इसको बोलते हैं। इसी में एरिया कैटेगराइज होता है आपका क्लासलेस मेथड एरिया। अब यहां से गौर करना है, एक एरिया और होगी आपका, जिसको कहेंगे स्टैक एरिया। स्टैक एरिया, थोड़ी सी पॉइंट को समझना, ये एरिया और होगी आपका स्टैक एरिया। अगर इसको सी के बिहेव पे बात करें, तो ये जो एरिया की बात कर रहे हैं, इसको कहेंगे स्टैक, एसटीएससी के स्टैक एरिया। सी के बिहेव पे बात करें, तो सी के बिहेव पे हम लोग इस एरिया को क्या कहेंगे, तो ये दोनों एरिया को सी के बिहेव पे अगर बात करें, थोड़ी सी सी के बिहेव पे बात करें, तो थोड़ी सी सी के बिहेव पे बात करें, तो ये किसका एरिया कह देंगे बच्चे, तो ये एरिया कह देंगे हम लोग रैम की एरिया। हम लोग किसकी एरिया कहेंगे, रैम के एरिया, बस और कुछ नहीं है। सी में भी इस डायग्राम को हम बना के बताते हैं, स्ट्रक्चर के प्रोग्राम एक्सप्लेन करना होता है, या जब आपका रन टाइम, आपका डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ाते तो इस डायग्राम को बताते हैं हम लोग। अब यहाँ पे रैम के एरिया, लेकिन अगर जावा में बात करें तो पूरे डायग्राम में एक ही वर्ड बोल के निकल जाते हैं, क्या, जेवीएम। जेवीएम निकल के कह के निकल जाते हैं। अब यहां से बच्चे गौर कीजिए, अब बात आई कि रैम में क्या स्पेस किसको मिलता है, पहले ये बता दीजिए, लॉजिकली सोचिए। तो सर रैम में आप जब कोई भी एप्लीकेशन, पहले लॉजिकली सोचिए ना, एप्लीकेशन जैसे डबल क्लिक किए, ये एप्लीकेशन ओपन हो गया, डबल क्लिक किए एप्लीकेशन आपका ए ओपन हो गया, डबल क्लिक किए एप्लीकेशन ओपन हो गया, लॉजिकली ऐसे सोचिए। तो ये जो एप्लीकेशन आपका डबल क्लिक करने से ओपन हो रही है, स्क्रीन पे देखिएगा, कोई भी एप्लीकेशन, तो इसको स्पेस कहां मिलेगा, रन टाइम एरिया में मिलेगा कि रैम में मिलेगा, बताइए। आपका रैम में मिलेगा। और रैम का स्पेस क्या होगा, जब एप्लीकेशन आपका क्लिक करते ही ओपन होता है, मेमोरी में लोड हो जा रही है, तो उसको क्या कहिएगा, स्टैटिक स्पेस कहिएगा कि डायनेमिक स्पेस कहिएगा, स्टैटिक स्पेस। और वो स्टैटिक स्पेस कब कहिएगा, क्लास के लोडिंग टाइम कहिएगा कि रन टाइम कहिएगा, लोडिंग टाइम ना। जैसे स्पेस को ओपन किया और स्पेस मिल गया, तो क्लास का लोडिंग टाइम। मतलब बच्चे, अब ओवरऑल बात करें, तो ये दोनों डायग्राम की स्पेस कब मिलेगी, पहले मैं ये डायग्राम बता रहा हूं, ये दोनों डायग्राम के पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि स्पेस दोनों डायग्राम में कब मिलेगा। तो जो क्लास के लोडिंग टाइम में लोड होती है, वो स्पेस कहां मिलती है, वो स्पेस, ये स्पेस आपका क्लास के लोडिंग टाइम का पार्ट है। तो इसका मतलब क्या कहिएगा, स्टैटिक लोडिंग। इसको भी क्या कहिएगा बच्चे, बताइए, स्टैक एरिया को क्या कहिएगा,
स्टैक कहाँ बनता है? बेसिकली रैम में ही बनता है स्टैक, माइक्रो प्रोसेसर में स्टैक नहीं बनता। तो इसको क्या कहिएगा आप? इसे भी क्या कहिएगा आप? तो स्टैटिक स्पेस कहिएगा। तो स्टैटिक लोडिंग हो गया। अब बात आई कि सर प्रोग्राम का कौन सा पार्ट स्टैटिक स्पेस में जाएगा और कौन सा पार्ट डायनेमिक स्पेस में जाएगा। तो पहले बस इतना ही समझो, बाकी कुछ मत समझो, बस समझो कि सी पढ़ रहे हैं। अब यहां से मान लो कि सबसे पहले इस क्लास में जितना भी फंक्शन है, मतलब गेट डेटा फंक्शन है, दिख रहा है ना, गेट डेटा फंक्शन है, शो फंक्शन है, और कौन सा फंक्शन है बेटा? मेन फंक्शन है। जैसे क्लास फाइल आपका लोड होगा, लोडिंग टाइम में ही स्पेस किसको मिल जाएगा? आपका गेट डेटा को मिलेगा, गेट डेटा को मिलेगा, गेट डेटा को मिलेगा, गेट डेटा को मिलेगा। और दूसरा किसको मिलेगा बच्चे? शो को मिलेगा। और तीसरा किसको मिलेगा? मेन को मिलेगा। और मेन में भी तो लिखवाया था इसीलिए कि मेन फंक्शन एग्जीक्यूटेड, इट इज एग्जीक्यूटेड क्लास लोडिंग टाइम। ये कब एग्जीक्यूट करता है? क्लास के लोडिंग टाइम में, क्योंकि इसको स्पेस कब मिलती है? क्लास के लोडिंग टाइम में इसको स्पेस बच्चे मिल जाती है। क्लास के लोडिंग टाइम में स्पेस इसको मिल जाती है। तो क्लास के लोडिंग टाइम में स्पेस इसको मिल गई, तभी तो प्रोग्राम को कंपाइल किया, रन कराया, क्या चल गया? टेस्ट में। क्लियर है कौन से बेटा? क्लियर है सबको? ऑनली बच्चे रिप्लाई दीजिए, बस इतना ही समझिए आपका क्लियर। ये प्रोग्राम से प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कौन से, मतलब मेथड एरिया में किसको स्पेस मिलेगा? मेथड को। मेथड एरिया में मेथड को कब मिलेगा स्पेस? मेथड एरिया में सर क्लास के लोडिंग टाइम में। स्टैटिक स्पेस, स्टैटिक मतलब ऑल द फंक्शन गेट अ मेमोरी ओनली वन टाइम व्हेन क्लास इज लोडेड। जैसे क्लास लोड होगा उसी समय जेवीएम एलोकेट कर देगा किसको? मेथड को। क्लियर हो गई बच्चे सबका? ओनली बच्चे रिप्लाई नहीं आ रही है किसी का? हाँ जी अभिनव। जी सर। अंकित। यस सर, क्लियर है। क्लियर है? ओनली बच्चे यस रिप्लाई दीजिए। सर क्लियर है। आप लोग क्लियर है सबको? आप लोग को यस समझ सर। में आ रहा है? यस तो न्यू स्टूडेंट को बैठाया मैंने पीछे, मेरी नहीं समझ में? अब बच्चे गौर कीजिएगा। अब बात आती है सर स्टैक एरिया का। स्टैक एरिया में किसको स्पेस? देखो स्टैक में स्पेस किसको मिलता है बताओ? सर फंक्शन के अंदर के वेरिएबल को क्या कहते हैं? लोकल वेरिएबल। फंक्शन के इनसाइड के वेरिएबल को क्या कहते हैं? लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल को स्पेस कहां मिलती है? या लूप का वेरिएबल। लूप में, जैसे लूप में लिखते हैं ना, फोर लूप के अंदर आई, वहां पे फोर लूप, या लूप में लूप का वेरिएबल, लूप इंस्ट्रक्शन का वेरिएबल, या बच्चे आपका फंक्शन का लोकल, फंक्शन के इनसाइड डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल। तो फिलहाल बात करो कि अभी तुम दिखाओ प्रोग्राम में कि कौन सा लोकल वेरिएबल है। बस इस कोडिंग मतलब यही है। कोडिंग में नहीं समझा रहे हैं, डायग्राम समझाना है। अब यहाँ पे कोडिंग में कौन सा लोकल वेरिएबल है बताओ हमको? सर एक्स और वाई है कि ए और बी है? ए और बी है। और क्या है बच्चे? तो एक एस है, इसका भी एस है ना, तो लोकले होगा ना। वो आपका मेन का आर्गुमेंट का है, तो उसको स्पेस कहां दीजिएगा बच्चे? तो उसे स्पेस दे दिया आपने स्टैक एरिया। उसको स्पेस कहां दे दिया? स्टैक एरिया। अब यहाँ पे कहीं दे दिया ए को स्पेस, कहीं बी को स्पेस, कहीं एस को स्पेस। अब स्पेस दे दिया। क्लास के लोडिंग, जैसे बेटा जब फंक्शन लोड होगा, लॉजिकली सोचो, जब फंक्शन लोड होगा तो लोडिंग टाइम में फंक्शन को स्पेस मिलेगा। तो फंक्शन के इनसाइड जो वेरिएबल होगी, चाहे आर्गुमेंट का वेरिएबल हो या उसके इनसाइड का पैरामीटर वेरिएबल हो या उसके इनसाइड का लोकल हो, सारे लोकले कहलाते हैं। तो उसको भी तो कहीं ना कहीं स्पेस लोडिंग टाइम में मिलेगा ना, लोडिंग टाइम में ही तो मिलेगा ना। तो लोडिंग लोकल वेरिएबल का स्पेस कहां मिलेगा? स्टैक में मिलेगा, स्टैक में मिलेगा। अब स्टैक में स्पेस ही मिल गया। अब बात आई कि सर अब बचा हुआ है आपका, अब क्लास में क्या क्या बचा हुआ है बताओ? स्पेस तो आपने किसको किसको दे दिया? लोकल वेरिएबल को दे दिया, शो को दे दिया, और मेन को दे दिया, और मतलब कि मेथड एरिया में दे दिया, स्टैक एरिया में दे दिया। तो अब बचा हुआ क्या, कौन सा एरिया है बेटा? अब वेरिएबल, अब डेटा क्या बचा हुआ है? मतलब डायग्राम में आपका क्लास में डेटा क्या बचा हुआ है जिसको स्पेस नहीं मिला बताओ पहले? तो एक्स और वाई, और क्या नहीं मिला? जेड को नहीं मिला। तो जेड को स्पेस कब मिलेगा? जैसे बाइट कोड लोड होगा, जैसे बाइट कोड, ध्यान से सुनना, जैसे बाइट कोड मेमोरी में लोड होगा, लोडिंग टाइम में फर्स्ट टाइम स्पेस मिल जाएगा। और स्टैटिक वेरिएबल को स्पेस एक बार मिलता है क्लास के लोडिंग टाइम में, अब एक बार और मिलता है जो आगे बोलेंगे भी। एक फर्स्ट टाइम में लोड मिलेगा, जो स्पेशल एरिया कहां लिखा सर? मेथड क्लास स्लैश मेथड एरिया। अब एक क्लास एरिया वाला पार्ट में किसको स्पेस मिल जाएगा? जेड को। अगर क्लास एरिया वाला पार्ट में जेड को स्पेस मिल गया, ध्यान से सुनना, क्लास एरिया वाला पार्ट में जेड को स्पेस मिल गया, तो इसका मतलब कि उसको कोई ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं होगा। मतलब बात तो यही हो गई ना कि सर अगर क्लास एरिया में अगर उसको स्पेस मिल गया, लोडिंग टाइम में स्पेस मिल गया, तो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। यही तो बात हो गई।
तो अब डायरेक्टली कॉल हो गई, अगर वो डेटा मेंबर हो गई तो। अब बच्चे गौर कीजिए, जेड वेरिएबल को कॉल किया, कहाँ, जेड स्टैटिक वेरिएबल है, फंक्शन भी कैसा है, स्टैटिक कीवर्ड लिखा हुआ है, बस इतना समझो। ओवरऑल कुछ विशेष नहीं पढ़ाना है, ऊपर पढ़ाएंगे तो बात करेंगे। अभी मेन में मेन लिखा, लिख दिया, एक हेडिंग दे दिया मेन, जानबूझ के लिख दिया मेन, और इसका नाम रख दिया स्टैटिक वेरिएबल, बस छोड़ दीजिए। स्टैटिक लगा हुआ है, हमको भी नहीं पता कि स्टैटिक क्या होता है, उसमें बताएंगे। अब बस इतनी समझिए। स्टैटिक को मैं स्पेस, जो भी स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो क्लास के लोडिंग टाइम में ही स्पेस मिलता है, क्लास एरिया में। अगर क्लास एरिया में स्पेस मिलता है और मेन फंक्शन क्लास के लोडिंग टाइम में चल जाती है, मेन फंक्शन आपका क्लास के लोडिंग टाइम में चल जाती है, इसका मतलब क्या स्टैटिक वेरिएबल भी कॉल हो सकता है क्लास के लोडिंग टाइम में, किसी के साथ हो सकता है ना। वाले बच्चे पूरे रिस्पॉन्ड करने कीजिए का सब लोग, मौका मिलता है। वॉइस नहीं आ रही आप लोग का। यस सर। इसका मतलब कि क्लास के लोडिंग टाइम में वो चल सकता है, क्लास के लोडिंग टाइम में चल सकता है। तो प्रोग्राम को बच्चे कंपाइल कीजिए, प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए, कंपाइल किया, रन कराया, बस इतना ओवरऑल देखना, कोड नहीं समझाना है, और कोड लिखना भी नहीं है आपको। बस देखो क्या स्पेस मिल गया, जेड चल गया, चल गया। अब बात आ गई बच्चे कि सर एक्स वाई को स्पेस कब मिलेगा। सर जब सी में जब, जो बच्चे पढ़े हैं थोड़ा बहुत तो समझते ही हैं, सी में रन टाइम स्पेस कब मिलता है, जब मैलोक को कैलोक फंक्शन चलती है तब। मैलोक को कैलोक का मतलब क्या, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है तो, ठीक है। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे कैसे होगा, जावा में डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए मैलोक कैलोक फंक्शन तो नहीं चलने वाला है, पॉइंटर तो नहीं है यहाँ, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कैसे कराइएगा। तो डायनेमिक मेमोरी जो एलोकेशन होगा उसका स्पेस कहाँ मिलेगा, तो उसका स्पेस ओवरऑल बात करें तो उसकी स्पेस कहाँ मिलेगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होगा तो उसकी स्पेस कहाँ मिलेगी आपका, तो उसकी स्पेस मिलेगा बेटा जेवीएम के इनसाइड में। कहाँ मिलेगा आपका, जेवीएम के इनसाइड में। और जेवीएम में क्या होगा, कौन सा एरिया होगा, सभी तो जेवीएम में कहते हैं बच्चे। रियल में सी के बिहेव पे बात करो तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सीपीयू कह देते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कह देते हैं ना। रन टाइम एरिया को हम लोग कह देते हैं सीपीयू कह देते हैं, जहां पे प्रोग्राम लोड होती है रन टाइम में। अब इस एरिया को क्या कहते हैं बच्चे बताओ, इस एरिया को कहते हैं हीप एरिया। क्या कहते हैं, हीप, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग हीप एरिया। और हीप एरिया में जो हीप एरिया, और हीप एरिया का स्पेस क्या है बेटा, आपका क्लास के लोड, बाइट कोड के लोडिंग टाइम की रन टाइम, बताइए बाइट कोड के लोडिंग टाइम की रन टाइम, ये आपका रन टाइम एरिया है, ये आपका रन टाइम एरिया है। और रन टाइम में जो स्पेस मिलेगा वो हीप एरिया होगा। अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में, प्रोग्राम में आइए पहले। अब प्रोग्राम में आते हैं, इस प्रोग्राम को, डायग्राम को समझाने के लिए, मतलब रन टाइम डेटा एरिया में क्या क्या पढ़ाया, मेथड एरिया हो गया, स्टैक एरिया हो गया और हीप एरिया हो गया। अब रन टाइम डेटा एरिया क्या पार्ट में, अब हीप एरिया में स्पेस कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, दो वर्ड है यहाँ, और क्यों मिलेगा। देखिए रन टाइम एरिया मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बेटा बात करो तो यहाँ पे टेम्प नाम की क्लास है, टेम्प क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ओबीजे वेरिएबल डिफाइन किया, इक्वल टू चलाया, न्यू ऑपरेटर चला, न्यू ऑपरेटर चलते ही टेम्प चला, और टेम्प का यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब बनाया, जब बच्चे ऑब्जेक्ट बनाया, जब ये न्यू ऑपरेटर चलता है तो याद करो पहले भी एक वर्ड बोला था, एक बार बोला था कि जब न्यू ऑपरेटर चलेगा तो क्या होगा, डायनेमिक मेमोरी का एलोकेशन होगा। और डायनेमिक मेमोरी जो एलोकेशन होता है वो कहाँ होता है, आपका हीप में होता है। और हीप में एलोकेट होते ही आपका जो क्लास लेवल पे नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर होता है, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर होता है, उसको स्पेस मिल जाता है। और स्टैटिक डेटा मेंबर को भी स्पेस मिलता है कब, एक बार स्पेस मिलता है जब पहला ऑब्जेक्ट बनती है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनती है तब, फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनती है तब। तो बच्चे यहां से प्रोग्राम में आ गए, प्रोग्राम से डायग्राम में आ गए, ये डायग्राम डिटेल में बताऊंगा दूसरे अंदाज में, थोड़ा रियल लाइफ एप्लीकेशन को, अभी हम डायग्राम में केवल लोड कर रहे हैं, चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां से गौर कीजिएगा, ये आपका टेम्प क्लास जब चलेगी बच्चे, तो टेम्प क्लास चलते ही इस क्लास को लोड कर ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ये चलता क्या है, तो न्यू ऑपरेटर क्या करती है, एलोकेट करती है इस क्लास को एग्जीक्यूट कर ऑब्जेक्ट बनाती है। अब इस क्लास के लिए जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेमोरी का क्या होगा, एलोकेशन होगा। अब ये मेमोरी एलोकेशन कहाँ होगी बच्चे, तो ये मेमोरी एलोकेशन होगी हीप में। अब हीप में आपका दो वेरिएबल मेमोरी में पैदा हो जाएगा, कौन कौन सा पहले पैदा होगा, एक्स का डिफॉल्ट वैल्यू क्या देगा, जेवीएम देगा, एक्स का डिफॉल्ट वैल्यू कौन देगा, जेवीएम देगा, क्या देगा,
जीरो देगी, और आपका वाई का डिफॉल्ट वैल्यू क्या देगी जेबीएम बेटा, जीरो दे देगी। वाई का डिफॉल्ट वैल्यू जेबीएम क्या दे देगी, आपका जीरो दे देगा। अब एक बार स्पेस और मिलेगा, किसको मिलेगा, एक बार फर्स्ट टाइम जब पहला ऑब्जेक्ट बनता है तो फर्स्ट टाइम इसको क्लास एरिया में स्पेस मिलता है, और सेकेंड टाइम स्पेस मिलता है जब इसका पहला ऑब्जेक्ट बनती है तब। इसको 101 के साथ तो मेमोरी में आ जाएगा, 101 के साथ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा घेरा घेरा मार्किंग कर दिया भैया, 101 मेमोरी के साथ ये आपका मेमोरी में आ जाएगा। ठीक है, 10 पहली ऑब्जेक्ट पे। अब इस मेमोरी का, हीप का मेमोरी का क्या होता है, कोई नेम तो नहीं होता है। अब ये ओबीजे वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर किया है, पहले ये बताओ। ओबीजे इज ऑब्जेक्ट या रेफरेंस वेरिएबल, क्या बोलते हैं ओबीजे को, ओबीजे को क्या कहते हैं, ऑनलाइन बच्चे रिप्लाई दीजिए। ओबीजे को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं, सुमित रेफरेंस वेरिएबल, क्या बोलते हैं इसको, रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल नोट ऑब्जेक्ट। अब ये इसको जब तक इसमें तो नल भी तो डाल सकते हैं, पढ़ाया बताया तो भी तो था, नल भी तो डालते हैं। ये आपका ओबीजे को कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर किया है, ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, क्लास टाइप जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है बच्चे, कहाँ डिक्लेयर किया है, तो ये क्लास टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया है आपने कहा मेन फंक्शन में लोकल, मेन फंक्शन में लोकल, देखो कहां पे है, लोकल है, लोकल है। देखो वेरिएबल की बात कर रहे हैं, आज हमको ये नहीं बताना है कि कोड क्या लिखे, आज ये बता रहे हैं कि ओबीजे यहां लिख दिए तो इसको कंप्यूटर के मेमोरी में स्पेस जावा कहां देगा। तो ये पहले वेरिएबल देखो कहां है, मेन में, और मेन में क्या बन गया, लोकल बन गया कि क्लास लेवल बन गया, लोकल बन गया। अब लोकल वेरिएबल है तो लोकल का स्पेस कहां मिलेगा, वेरिएबल को स्पेस करेगा, और वेरिएबल को स्पेस मिलेगा स्टैक में, वेरिएबल को स्पेस कहां मिलेगा, स्टैक में। और उसमें स्टोर क्या हो रही है, तो उसमें स्टोर हो रही है सर एड्रेस। कंप्यूटर का मेमोरी का क्या होता है, सीपीयू का मेमोरी का क्या होता है, एड्रेस होता है। और जावा में एड्रेस नहीं कहते, जावा में क्या कहते हैं बच्चे बताइए, जावा में क्या कहते हैं, जावा में हम लोग कहते हैं रेफरेंस आईडी। अब उसमें जावा में उसको कंप्यूटर सेंस में हम बात करें तो जावा में हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस आईडी कहते हैं, और जनरल सेंस में हम लोग क्या कह देते हैं, एड्रेस कहते हैं। जनरल सेंस में हम लोग क्या कहते हैं, एड्रेस कहते हैं। और ये सेम एड्रेस हमने प्रोग्राम की पार्ट को बताऊं तो सेम एड्रेस प्रोग्राम की पार्ट को मैं बताऊं तो प्रोग्राम के पार्ट में आपका कहां आ गया बेटा, ओबीजे में आ गया, ओबीजे में। बस इतना समझो, मैं ये भी नहीं बता रहा हूं, ये जो अभी बता रहा हूं ये हमको पता है कि आपको समझ में नहीं आ रही है, मतलब मात्र 10% बच्चों को समझ में आ रही होगी जो पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो समझ में नहीं आती। अभी ऑब्जेक्ट की बातें नहीं किया बेटा, जब तक ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे हमको उसको नहीं फोकस करना है, हमको फोकस करना है कि ओबीजे जो वेरिएबल हम डिक्लेयर किए उसको स्पेस कहां मिला। और हम ये जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यू ऑपरेटर चला तो उसको स्पेस कहां मिला, न्यू ऑपरेटर चलने के बाद जो मेमोरी लोकेट कहां हुआ, तो मेमोरी लोकेट हुआ तो कहां मिला स्पेस, हीप एरिया। हीप एरिया बोले तो आपका ये जेबीएम का ये वाला एरिया, क्लियर हो गया। बस इसको क्लियर करो कि ऑब्जेक्ट बनेगा तो स्पेस कहां मिलेगा, हीप में मिलेगा ऑब्जेक्ट। और जब बच्चे बताओ ऑब्जेक्ट बनेगी तो हीप में स्पेस मिलेगी, तो हीप का मेमोरी का क्या होता है बताओ, माइक्रो प्रोसेसर का मेमोरी का क्या होता है, ओवरऑल बात करो ना, आज उप्स की तो बातें नहीं करना है, हमने बोला मंडे से स्टार्ट होगी, उप्स की बात करते हुए पढ़ाएंगे। अब उप्स जब तक बताएंगे नहीं तब तक हम आपको अगला ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, मैं 100% बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट उप्स बताने के बाद बात ही हम बनाएंगे, लेकिन जब हमको डायग्राम एक्सप्लेन करना है तो बिना उसके कॉन्सेप्ट संभव ही नहीं है। या तो पहले उप्स पढ़ लो फिर डायग्राम पढ़ो, पहले डायग्राम पढ़ लो तो उप्स पढ़ो, तो बच्चे उप्स पढ़ोगे फिर डायग्राम पढ़ोगे तो लिंक टूट जाएगा। पहले हम डायग्राम में पढ़ा देते हैं, डायग्राम में हमको एरिया ही तो एक्सप्लेन करना है कि एरिया का कौन सा मतलब क्या है, एरिया का मतलब है क्या, ओवरऑल बात करें तो एरिया का मतलब क्या है। अब यहाँ से हम लोग बात करें बच्चे, यहाँ से हम लोग बात करें तो एरिया की बात कहा तो एरिया क्या थी आपका, रन टाइम एरिया आपका हीप एरिया। और हीप एरिया का क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर का एरिया का क्या होता है बच्चे, तो एड्रेस होता है। माइक्रो प्रोसेसर का एरिया का क्या होता है, जिसको सीपीयू कहते हैं, और सीपीयू का एरिया का क्या होता है बच्चे, सीपीयू अगर जनरल सेंस में आज के डेट में कहो तो क्या कहेंगे उसको, सीपीयू कहेंगे, और सीपीयू का एरिया का क्या होता है आपका, एड्रेस होता है। और ओवरऑल फाइनली कह दो, ओवरऑल सबको फाइनली कह दो बच्चे, ओवरऑल अगर फाइनली अगर हम सबको उठा के कह दें, सबको ओवरऑल फाइनली कह दें तो हम लोग क्या कह देंगे बताओ, सब ओवरऑल फाइनली कह देंगे तो एक वर्ड में क्या कहेंगे बोलो, जेबीएम। इसको क्या कहेंगे, जेबीएम कह देंगे। हाँ जेबीएम लिखा गया है, जेबीएम कह दिया, जेबीएम हो गई, जेबीएम का एरिया हो गई। अब इस जेबीएम के एरिया में अब मेमोरी में होती क्या है, एड्रेस होता है। अब थोड़ी सी एड्रेस ना बोल के रेफरेंस आईडी बोलते हैं। अब उस रेफरेंस आईडी के सेंस में बात करें तो रेफरेंस आईडी को चेक कीजिए,
तो रेफरेंस आईडी चेक किया, द रेफरेंस आईडी ऑफ, गौर कीजिएगा, रेफरेंस आईडी ऑफ ओबीजे। ओबीजे को हम ऑब्जेक्ट नहीं कहते, ओबीजे को क्या कहते हैं, रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होती है उसी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसी को रेफरेंस आईडी कहते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एड्रेस कहते हैं, और उसी को हम लोग इंस्टेंस भी कहते हैं। रेफरेंस वेरिएबल में जो वैल्यू, जब पॉइंटर पीटीआर जब वेरिएबल होता है और जब मेमोरी की वैल्यू आती है उसको क्या कहते हैं, एड्रेस कहते हैं। तो जो उसको हम लोग क्या कहें, तो रेफरेंस आईडी ऑफ ओबीजे। अब उस ओबीजे में क्या है, आपका रेफरेंस आईडी है। अब ओबीजे को प्रिंट करा के चेक करो बेटा। अगर ओबीजे को हम प्रिंट करा के यहाँ पे चेक करते हैं तो ओबीजे को जब प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई एड्रेस देगा। अब एड्रेस जो देगा वो एड्रेस हेक्साडेसिमल कोड होगा, ओरिजिनल नहीं होता है, इंक्रिप्टेड होता है। बच्चे गौर कर लीजिए, आ गया, बस थोड़ा सा यही बताना था। अब यहां से थोड़ी सी बात करें तो एक ऑब्जेक्ट बनाई, ऑब्जेक्ट, अब उस ऑब्जेक्ट पे सबसे पहले किसको कॉल किया, गेट सोप फंक्शन को कॉल किया। तो जब सोप फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, तो सर सोप फंक्शन को कॉल करेंगे बच्चे, अब समझना, सोप फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या मिलेगा, सोप फंक्शन को कॉल करेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी। डिफॉल्ट वैल्यू क्या मिलेगी, तो एक्स वाई का 0 0 और इसका क्या मिल जाएगा, स्टैटिक वेरिएबल का 101। क्यों मिलेगा, क्योंकि क्लास लेवल पे ही आप इनिशियलाइज कर दिए हो 101, क्लास लेवल पे क्या इनिशियलाइज कर दिए हो 101, तो उसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, 101 मिल जाएगा। अब सोप फंक्शन को कॉल किया, कंपाइल किया, रन कराया। अब यहाँ पे गौर कीजिए, तो 101 मिल गया। ये पहली ऑब्जेक्ट पे कहानी। अब यहाँ से गौर करना, अभी थोड़ा सा मतलब प्रोग्राम लिखे हैं तो थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हैं स्टेप को। अब obj.get फंक्शन को कॉल किया। अब जब गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे पास कर दिया 10,20। तो अब यहाँ पे गौर कीजिए, अब यहाँ पे आपका इसको कंपाइल किया, रन कराया, इसको रन कराए तो क्या मिलेगा 1020। अब अच्छा सॉरी, अब वो डेटा सेट करने के बाद फिर अगेन किसको कॉल कीजिएगा बताइए, फंक्शन को कॉल कीजिएगा ना। तो इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट आपने बनाई है उस ऑब्जेक्ट पे, आज की क्लास थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगी, मंडे की क्लास तो आपको इससे आसान हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या मिल जाएगा 1020 101। अब 1020 101 का थ्योरी नहीं पढ़ा है इसलिए आपको ज्यादा डिटेल नहीं मैं जा रहा हूं, बस इतना कहा कि ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल किया, गेट डेटा, जिस ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल होती है उसी ऑब्जेक्ट पे डेटा जाके मेमोरी में क्या करेगा, जैसे यहां से पैरामीटर गया 10 और 20, तो ये गया कहाँ, लोकल पैरामीटर में, और लोकल से कहां सेट कर दिया बच्चे, एक्स और वाई वाले में। अब एक्स वाई में सेट कर दिया बच्चे, तो यहाँ पे क्या सेट हो गई बताइए, यहाँ पे क्या सेट हो गया बोलिए, यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या सेट हो गई बोलिए 20। ये पहली ऑब्जेक्ट की कहानी है, मात्र 2 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इससे ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा। अब दूसरी ऑब्जेक्ट की कहानी क्या है बच्चे, ठीक उसी प्रकार से एक ऑब्जेक्ट और बनाओ, एक ऑब्जेक्ट और बनाओ। अगर आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाया तो बताइए obj1, तो बताइए इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनने के बाद मेमोरी लोकेशन न्यू होगा, पहले तो ये रिप्लाई करो कि मेमोरी लोकेशन न्यू होगा कि मेमोरी लोकेशन जो हो गया है वही होगा, वाले बच्चे रिप्लाई दीजिए, नहीं आ रही आप लोग का, मेमोरी लोकेशन न्यू होगा। देखो पहले क्या होता है, पहले न्यू ऑपरेटर चलता है, मैं इसको दिखा रहा हूँ, देखो नीचे पहले आपका मेमोरी लोकेशन न्यू होगा कि आपका न्यू होगा कि आपका न्यू होगा कि आपका जो पहले हो चुका है वही होगा, तो न्यू होगा मतलब बच्चे न्यू मेमोरी लोकेशन होगा। तो क्या क्या वेरिएबल मेमोरी में पैदा होगा बताओ, एक्स आएगी, एक्स का बताओ 10 आएगा कि 0 आएगी बताओ, 0 आएगा। अगर न्यू मेमोरी लोकेशन होगा तो 100% उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, अपना होगा, अपना होगा, तो डिफॉल्ट आपका अपना होगा। अब बताओ यहाँ स्टैटिक वेरिएबल पैदा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बच्चे रिप्लाई दीजिए, स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी में आएगी या नहीं आएगी, आएगी या नहीं आएगी बोलिए, आएगी सर। पढ़ाया है मैंने स्टैटिक, आएगी या नहीं आएगी, लॉजिकली सोचिए, नहीं आएगी। क्यों आएगी, देखिए ऐसे सोचिए, जैसे मान लो अब रियल लाइफ में थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं तो दिमाग में प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। देखो एक एग्जांपल रियल लाइफ में, जैसे स्टूडेंट है, तो जैसे स्टूडेंट का इनरोलमेंट हुआ हमारे यहाँ, तो सभी स्टूडेंट का नेम क्या है, अलग होगा, ठीक है, आईडी अलग होगा, मार्क्स अलग होगा, मोबाइल नंबर अलग होगा, और उसका डेट ऑफ बर्थ अलग होगा, मतलब उसका इंफॉर्मेशन अलग होगा। लेकिन स्टूडेंट का मतलब इंस्टीट्यूट नेम, कॉलेज नेम, कॉलेज कोड, इंस्टीट्यूट कोड, बताओ सबके लिए कॉमन होगा कि आपका सबके लिए कॉमन होगा कि सबको अलग अलग होगा। जब सबके लिए कॉमन होता है, सबके लिए कॉमन होता है बच्चे, उसके लिए क्या बनाते हैं, स्टैटिक।
स्टैटिक का मतलब कि मेमोरी में एक बार स्पेस तुमको दे, दोबारा जब तक चेंज हम नहीं करेंगे तब तक रिफ्लेक्ट नहीं पड़ेगा, और जब तक चेंजेज आपका, जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक किसी पे इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा। जो वैल्यू है वो सबके लिए क्या रहेगी, आपका कॉमन रहेगी। अब कॉमन बताइए, जब अब लॉजिकली सोचिए, सर सबका हार्ड कोड स्पेस से है। वैल्यू चेंज हो सकते हैं स्टैटिक हाँ वाली। हाँ सही बोल रहे हो। अब अगर मान लो बेटा कि अगर सबका स्पेस अलग अलग मिलेगा तब वैल्यू कॉमन होगा, कि अब लॉजिकली सोचो, मैं ये नहीं बोला, मैंने तो बोला क्यूब्स में पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं आज दूसरे अंदाज में समझा रहा हूँ, दूसरे अंदाज में ऐसा समझा रहा हूँ कि उप्स भी थोड़ा बहुत दिमाग में बन जाएगा। हमको डायग्राम समझाना है, और डायग्राम समझाने के लिए इसको बता रहे हैं। अब ये कहा कि सबके लिए अगर कॉमन रखना है तो बताइए उसके लिए मेमोरी स्पेस हम अलग अलग मेमोरी देंगे कि उसको मेमोरी एक बार देंगे, बताओ। अब एक बार मेमोरी देंगे तो कहाँ देंगे बताओ, लॉजिकली सोचो। तो सर क्लास एरिया में देंगे, क्लास एरिया में देंगे, या पहली ऑब्जेक्ट पे दे दे, एक बार किसी ऑब्जेक्ट पे दे, अब बाकी फिर दोबारा स्पेस न मिले। मतलब अगर एक ही बार स्पेस देना है तो लॉजिकली ऑब्जेक्ट की तो बातें नहीं करते बेटा, एक बार मिलता है। अगर हम इस कंसेप्ट को स्किप करते तो कुछ बच्चे पढ़े होंगे, दिमाग में तुरंत चलेगा सर कंसेप्ट स्किप करते हैं। हाँ चलता है भाई, तो मैं उसको जानबूझ के स्किप नहीं किया। जबकि यहाँ पे आपको रियलिटी बात करो तो स्टैटिक का सीन से कहता है क्लास एरिया, तो मतलब उसको एक बार स्पेस दीजिए। अब एक बार स्पेस दीजिएगा तो कहाँ दीजिएगा बताइए, क्लास एरिया में। अगर यहाँ क्लास एरिया में चेंज कीजिएगा तो 202 कीजिएगा, तो बताइए सभी ऑब्जेक्ट के लिए चेंज होगा कि एक के लिए चेंज होगा? सभी ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हो जाएगा, सभी ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हो जाएगा। अब बच्चे गौर कीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 100 डाल दिया और यहाँ पे क्या डाल दिया, इसके लिए 200 डाल दिया, तो इस ऑब्जेक्ट पे क्या मिलेगा 200। अब यहाँ पे इसका जब मेमोरी लोकेट हुआ तो इसका एड्रेस कहाँ स्टोर होगी बच्चे, OBJ1 में। अब बताओ कि एड्रेस अगर न्यू लोकेट हुआ है, मेमोरी का रेफरेंस न्यू रेफरेंस आईडी नया जनरेट हुआ है, तो सर मेमोरी लोकेशन न्यू हुआ है तो न्यू मिलेगा, कि जो पहले वाली मिल रही है वही रहेगी। तो जब मेमोरी लोकेशन न्यू हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि एड्रेस भी क्या होगा, एड्रेस भी आपका न्यू होगा। और जब न्यू एड्रेस होगा बच्चे, जब मेमोरी का एड्रेस आपका न्यू होगा तो ये एड्रेस आपका OBJ1 में असाइन हो गया वेरिएबल में। अब यहां से देख लीजिए, अब इसका डिफॉल्ट वैल्यू पहले देख लिया, अब इस पे डाल दिया 100 और 200, इस पे क्या डाल दिया 100 और 200। बस इतने पे स्टॉप करूंगा, इसके आगे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि उप्स नहीं पढ़ा रहा हूं, कंफ्यूजन होगा। अब OBJ1 यहाँ पे क्या नाम रख दिया, OBJ1 रख दिया। अब यहाँ से गौर कीजिए बच्चे, अब यहाँ से OBJ1 पे आपका इनिशियलाइज किया और OBJ1 से फंक्शन कॉल किया अब इस ऑब्जेक्ट पे। अब बाद में अगेन चेक कर लिया दोबारा, मतलब एक स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ पे एक स्टेटमेंट राइट किया, क्या लिखा गौर करना, एक स्टेटमेंट को राइट किया हूं, एक स्टेटमेंट आफ्टर इनिशियलाइजेशन ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, आफ्टर इनिशियलाइजेशन, देखो आप वो वर्ड लिखा आफ्टर इनिशियलाइजेशन, आफ्टर इनिशियलाइजेशन क्या, वैल्यू ऑफ, आफ्टर इनिशियलाइजेशन क्या, वैल्यू, आफ्टर इनिशियलाइजेशन वैल्यू ऑफ क्या, डेटा मेंबर, डेटा मेंबर ऑन, डेटा मेंबर ही बोलते हैं क्लास लेवल वेरिएबल को, ईच ऑब्जेक्ट, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट पे इनिशियलाइज करने के बाद, हर एक ऑब्जेक्ट पे इनिशियलाइज करने के बाद क्या किया बेटा, तो फिर से कॉल कर लिया obj.show फंक्शन। मतलब कि अगर मान लो obj.show फंक्शन, obj1 डॉट क्या, शो फंक्शन obj1 डॉट, तो सभी ऑब्जेक्ट पे जेड का वैल्यू क्या मिलेगा 101 मिलेगा। लेकिन आपका स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू क्या, नॉन स्टैटिक, जिसके आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा हुआ है, मैं वर्ड नहीं बोल रहा हूं कि टॉपिक नहीं पढ़ाया हूं, जिस मतलब जो वेरिएबल सिंपल समझो कि ऐसे है, बस इंट एक्स और इंट वाई लिखा हुआ है, जिसका स्पेस आपका अलग अलग मेमोरी में मिल रहा है, तो बताइए यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना कि OBJ1 पे फिर यहाँ पे 100 और 200 इनिशियलाइज हो गया, कौन सा मेमोरी पे, अगर इस मेमोरी पे 100 और 200 बच्चे इनिशियलाइज हो गए, मान लीजिए इस मेमोरी पे 100 और 200 इनिशियलाइज हो गए, तो बताइए क्या यहाँ पे चेंज हो जाएगा दूसरा ऑब्जेक्ट पे, उसका मेमोरी का अपना वैल्यू और इसका मेमोरी का अपना वैल्यू। तो बच्चे आफ्टर इनिशियलाइजेशन ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट पे इनिशियलाइज करने के बाद क्या मिलेगा हमें, 100 और 200 मिलेगा, 100 और 200 मिलेगा। अब बच्चे गौर कर लो, अब एक उस पे क्या मिलेगा 1020 मिलेगा पहला ऑब्जेक्ट पे, तो पहला ऑब्जेक्ट पे 1020 101, और दूसरा ऑब्जेक्ट पे क्या मिला 100 200 और 101। अब बच्चे थोड़ी सी कॉन्सेप्ट रिलेट करने के लिए दिमाग में सेट करने, मान लीजिए डुकैट का नाम या आपकी कॉलेज का नाम थोड़ा बहुत मॉडिफाई होता है, समय टू समय मॉडिफाई होता है ना, ठीक है, जो भी है अपना कॉलेज वाले XYZ होता है या फाउंडर के नाम लगा देते हैं, तो मेरा कॉलेज कोड चेंज हो जाता है।
अगर कॉलेज कोड चेंज होगा तो सारे स्टूडेंट के लिए चेंज होगा कि एक के लिए चेंज होगा? जब सारे स्टूडेंट के लिए चेंज होगा तो बच्चे गौर करो, मैंने लॉजिक को लगाया, और बच्चे रिप्लाई दीजिएगा। अब यहाँ पे देखो, अब एक वर्ड और बोला था, थोड़ा सा ध्यान रखना, एक वर्ड और बोला था, थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड बोला हूँ कि एक वर्ड और बोला था कि सर जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो स्पेस यहाँ मिलेगा। मान लो कौन सा ऑब्जेक्ट पे? पहला ऑब्जेक्ट पे, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी तो बेटा जेड के केस में इसी को शेयर करेगा, जेड वाला पर्टिकुलरली इसी को शेयर करेगा। तो मान लीजिए कि मैं पहला ऑब्जेक्ट पे इसको स्पेस मिला, अब इसका मॉडिफिकेशन किसके कौन ऑब्जेक्ट से करता हूं? तो इसका मॉडिफिकेशन करता हूं, इसका मॉडिफिकेशन करता हूं सेकेंड ऑब्जेक्ट से, मतलब इस ऑब्जेक्ट से, मतलब कि ऑब्जेक्ट 1 से मैंने चेंज किया, ऑब्जेक्ट ओबीजे 1 से चेंज किया, ओबीजे को ओबीजे पे स्पेस मिला था, ध्यान से सुनना, ओबीजे पे स्पेस मिला था, मतलब कि जब पहला मेमोरी में आया, जब एमडी फर्स्ट टाइम कंपनी लॉन्च हुआ तो एमडी अपना डेटाबेस में डेटा एंट्री किया, तो कंपनी का नाम एक बार एंट्री कर दिया। अब जब जब इंप्लाई का एंट्री, जब जब नया इंप्लाई आएगा तो बार बार कंपनी नेम एंट्री होता है नहीं, एक बार एंट्री हो चुका है डेटाबेस में। अब उसी जब तक अगला मॉडिफिकेशन नहीं होगा और सबके लिए कॉमन होगा, तो जब तक अगला मॉडिफिकेशन नहीं होगा तब तक क्या होगा? सबके लिए वही मिलेगा। अब मॉडिफिकेशन होगा तो फिर सबके लिए बदल जाएगा। तो बच्चे गौर करो, अगर हमने कहा कि ओबीजे पे स्पेस मिला, वो मान लो कि अगर एमडी को जब कंपनी में फर्स्ट टाइम फर्स्ट इंप्लाई रिकॉर्ड एंट्री हुआ तो उसको स्पेस, उस समय कंपनी का नेम एंट्री हुआ, मान लो कुछ समय के बाद किसी इंप्लाई के साथ उसको रिकॉर्ड चेंज कर दिया गया, तो बताइए सबके लिए चेंज हो जाएगा कि एक के लिए चेंज होगा? सबके लिए चेंज होगा। तो उसी वर्ड पे मैं ये कह रहा हूं कि अगर ओबीजे पे स्पेस मिलेगा, ओबीजे पे स्पेस मिला, अगर वो वेरिएबल सबके लिए कॉमन स्पेस है, कॉमन स्पेस है, तो ओबीजे से 1 से चेंज करूंगा, ओबीजे 1 से चेंज करूंगा किसको? जेड को, जेड को। अब यहाँ पे क्या कर दिया बच्चे? 303। तो अब जब इसको ओबीजे 1 से चेंज किया और चेंज करने के बाद ये चेक किया कि तीनों पे चेंज हुआ, आफ्टर चेंज, अब मैं स्टैटिक भी नहीं लिख रहा हूं बच्चे, आप बस इतना लिख रहा हूं, आफ्टर चेंज वैल्यू ऑफ जेड डेटा मेंबर। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, तो स्टैटिक में ज्यादा नहीं बात करना है, मैं अभी क्लास एरिया की बात कर रहा हूं, चाहे तो इसको बात, या तो देखो दो तरीके से कॉल कर सकते हो, इसको डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो, ऐसे भी डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो 303, ऐसे भी कर सकते हो। उप्स लिखवाएंगे तो उसका थ्योरी पहले लिखवाएंगे तब बताएंगे, अभी हम फिलहाल अभी ओवरऑल बता रहे हैं। अब यहां से गौर कीजिए बच्चे, तो इस प्रोग्राम को कंपाइल कर किया, और कंपाइल करने के बाद जैसे में तो छूट गया, अब यहाँ कंपाइल करने के बाद जेड का वैल्यू चेंज करने के बाद अब ये चेक करना चाहते हैं कि सब पे इफेक्ट पड़ता है कि एक पे इफेक्ट पड़ता है, बताओ। तो इसका मतलब कि मेमोरी यहीं पे शेयर हो रही है बेटा, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मेमोरी यहीं पे शेयर हो रही है। गौर कीजिए, जब सबके लिए इफेक्ट पड़ा 303, मतलब आपने चेंज किससे किया था? ओबीजे 1 पे आप भरवाली बोल रहे हैं, भरवाली हम ये बोल रहे हैं कि आप ओबीजे का पहला ऑब्जेक्ट जब बना ओबीजे तब आपको स्पेस मिला, लेकिन चेंज कौन कर दिया? चेंज इसने कर दिया। जब इसने चेंज कर दिया तो कहा कि सबके लिए चेंज हो जाएगा, तो बच्चे चेंज हो गया ना। लेकिन एक बार उसको भी देख लीजिए, स्टैटिक वाला नॉन स्टैटिक वाला भी देख लीजिए एक बार। मान लीजिए कि मैंने नॉन स्टैटिक किसी को चेंज कर लो, ओबीजे का वैल्यू चेंज कर दिया, ओबीजे डॉट गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया, अब ओबीजे डॉट गेट डेटा, अब यहाँ पे क्या डाल दिया बच्चे? 3000, 5000। अब बताइए, मतलब कि अगर यहाँ पे मैंने चेंज किया 3000 और 5000, अब देखो ऊप्स ऐसे चलेगा, ऊप्स का ये डायग्राम क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि ऊप्स ऐसे चलेगा, जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो ऊप्स ऐसे चलेगा। अब यहाँ पे क्या डाल दिया? 3000 और आपका 5000 डाल दिया। अब बच्चे रिप्लाई दीजिए आप लोग, अब बताइए कि 3000 5000 यहाँ पे मॉडिफाई हुआ तो यहाँ भी चेंज होगा? सर अगर नॉन स्टैटिक वेरिएबल पर चेंजेस होगा, मतलब किसी स्टूडेंट का पर्टिकुलर मोबाइल नंबर अपडेट होगा, तो सारे का क्यों अपडेट होगा? है और अपडेट हो रहा तो गलत है, सारे का क्यों? सारे एक ही मोबाइल नंबर, सारे का एक ही एड्रेस, सारे का एक ही मार्क्स, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब बच्चे यहाँ पे चेंज किया, अब इस पे, अब आफ्टर चेंज, अब यहाँ पे क्या लिखा बच्चे? आफ्टर चेंज एक्स एंड वाई, बस इतना समझो। आफ्टर चेंज वैल्यू ऑफ ओबीजे, आफ्टर चेंज वैल्यू ऑफ ओबीजे ऑन डेटा मेंबर, उस ऑब्जेक्ट पे डेटा मेंबर का वैल्यू चेंज कर दिया, ऑन डेटा मेंबर, उस डेटा मेंबर को चेंज कर दिया। अब बच्चे गौर कीजिए, बस इतने पे ये आपको क्लास आज इस पे, ये डायग्राम यहीं पे स्टॉप होगी, अब यहीं पे स्टॉप होगी। अब बच्चे गौर कीजिए, बताइए पहला ऑब्जेक्ट पे चेंज हुआ, देखो ना,
जिस ऑब्जेक्ट से पहले ओबीजे शो कॉल किया है चेंज करने के बाद, तो क्या मिला? 3000, 5000, 303, 100, 200 और 303। बताइए, जिस ऑब्जेक्ट पे चेंज किया उसी पे रिफ्लेक्ट पड़ा कि सब पे रिफ्लेक्ट पड़ा? उसी पे रिफ्लेक्ट पड़ा। बच्चे, हमको ये उप्स नहीं पढ़ाना था। उप्स का ये प्रोग्राम नहीं पढ़ाएंगे तो डायग्राम समझ में नहीं आएगी, और डायग्राम नहीं समझ में आएगी पढ़िएगा तो उप्स से समझ में नहीं आएगी। ये भी बात बता दे रहा हूँ। आपका ये पूरे के पूरे उप्स का खेल है, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो फील होता है, मैं हमको भी पता है इस चीज को। अब बच्चे गौर कीजिए। सबसे पहले हम लोग बात किए किसका? क्लास स्लैश मेथड एरिया। ये तो क्लियर हो गया ना कि क्लास और मेथड एरिया में स्पेस किसको मिलता है? बताइए सर, क्लास और मेथड एरिया में स्पेस किसको मिल रहा है? बताइए बच्चे, सर क्लास और मेथड एरिया में स्पेस किसको मिल रही है? सर क्लास के लोडिंग टाइम में स्टैटिक डेटा मेंबर को, स्टैटिक डेटा मेंबर को, और किसको? मेथड को। मतलब किस जेबीएम आर्किटेक्चर की पार्ट में आइए तो क्लास स्लैश मेथड एरिया में क्लास के लोडिंग टाइम में सर स्टैटिक डेटा मेंबर, क्लास का स्टैटिक डेटा मेंबर, और कौन? क्लास के बने बनाए क्लास में बने हुए फंक्शन। फंक्शन को स्पेस कहां मिल जाएगा? आपका मेथड एरिया में। दूसरा स्पेस कहां मिलेगा? स्टैक एरिया, लोकल वेरिएबल। तीसरा स्पेस कहां मिलेगा? आपका हीप एरिया। जब जब आपके क्लास में ऑब्जेक्ट बनेगा तो आपका हीप एरिया। अगर ये वर्ड ऐसी बोल देते तो आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं बनता कि सर आप जेबीएम में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये वर्ड ऐसे बोल नहीं सकते, इसलिए जानबूझ के मैं इसको डायग्राम को प्रोग्राम लिखा कि प्रोग्राम से इस डायग्राम को ये डायग्राम बनाई, और डायग्राम के साथ ये बताया कि कौन सा पार्ट में किसको स्पेस कहाँ पे एलोकेट होगा। अब एलोकेट स्पेस होने के बाद अब बात आती है पीसी रजिस्टर। पढ़े होंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, क्या होती है बताइए? हाँ जी, और बच्चे रिप्लाई दीजिए। पीसी रजिस्टर क्या करती है? हाँ जी, अंकित, हाँ चल, आवाज जा सर रही है? डेटा होल्ड करती है। अनुज, दानिश, गौरव, क्या करती है पीसी रजिस्टर? प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर के यस सर। मतलब क्या होता है? जब मेमोरी एरिया लोकेट कर यस दे, सर। तो मेमोरी एलोकेट कर देंगे तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। लॉजिकली सोचिए, प्रोग्राम का जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा तो करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन अ एड्रेस प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है और नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है वो फेच करने का काम कौन करेगा? प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। वो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का काम है कि करेंटली इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है और नेक्स्ट कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है, उसका इंफॉर्मेशन किसके पास होगा? प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के पास। अब बात आती है नेटिव मेथड स्टैक। नेटिव मेथड स्टैक का मतलब क्या? नेटिव मेथड स्टैक ऐसा मेथड। नेटिव का मतलब क्या समझते हैं बताइए? नेटिव बोलते हैं ना, नेटिव है मतलब क्या? पड़ोसी। नेटिव का मतलब क्या? नेटिव का मतलब ये होता है कि सर आपके एप्लीकेशन में ऐसा एपीआई, आपके एप्लीकेशन में ऐसी एपीआई जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, एंड इट इज यूज इन द एप्लीकेशन, डिफाइन इन ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज इन एप्लीकेशन। मतलब कुछ आपके मेथड ऐसे मिलेंगे जो आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, वो मेथड के आगे ही कीवर्ड लगा होगा। मेथड के आगे ही कीवर्ड क्या लगा होगा? वो जो भी मेथड मिलेगा उस मेथड के कीवर्ड आगे क्या लगा होगा? नेटिव कीवर्ड। वो कीवर्ड है, वो कीवर्ड का नाम क्या होगा? उस कीवर्ड है, मेथड का नाम वो जावा का प्री डिफाइन होगा। वो जावा में डिफाइन किया हुआ है, वो बेसिकली वो जावा का आपका नहीं है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का मेथड है आपका स्लीप, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेथड है वेट, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेथड है नोटिफाई, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेथड है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इज लिव, इज लिव, इज लिव नाम का मेथड है। ये सब मेथड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। मतलब जावा में भी यूज होती है आपका, देखना ये जावा में भी यूज होती है, पाइथन में भी यूज होता है। जावा में भी यूज होती है, पाइथन में भी यूज होता है, और जावा में भी आपका ये डॉट नेट में भी यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है। एप्लीकेशन में दिस मेथड इज यूज बाय द इन जावा एप्लीकेशन, दिस मेथड यूज इन जावा एप्लीकेशन, बट इट इज डिफाइंड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज नेटिव एपीआई। अब वो नेटिव एपीआई को आप यूज कीजिएगा तो उसको स्पेस कहीं ना कहीं मेमोरी में देगा ना। कहां देगा? तो पहले स्पेस देगा कहां? नेटिव मेथड स्टैक में। नेटिव मेथड स्टैक में। जब नेटिव मेथड स्टैक में ये रन टाइम डेटा एरिया, ये जब रन टाइम डेटा एरिया का स्पेस आपको मिल जाएगी, तो डेटा एरिया में स्पेस मिलने के बाद
आपको किससे इंटरेक्ट करेगी बेटा? एग्जीक्यूशन इंजन से। अब एग्जीक्यूशन इंजन इंटरेक्ट करेगी किससे? जावा क्लास लाइब्रेरी। जावा क्लास लाइब्रेरी बताइए, जैसे सिस्टम, स्ट्रिंग, स्कैनर, जो आप प्री डिफाइंड जावा की क्लास यूज कर रहे हैं, तो उस क्लास लाइब्रेरी के साथ मैच करवाएगी। अगर मैच करती है तो प्रोग्राम देखते हैं कंपाइल होता है, या रन टाइम में वो मैच करेगी तो फिर एपीआई वो इंटरेक्ट होता है। कंपाइल हो गया, बाइट कोड मिल गया कहीं से, और रन टाइम में वो लाइब्रेरी मिल ही नहीं रहा है, तो फिर वो आपका एरर दे देगी। अब फिर नेटिव जावा लाइब्रेरी, नेटिव जावा लाइब्रेरी ये चेक करता है कि जो मेथड आपके प्रोग्राम में यूज हुआ वो पहले जावा एपीआई के पास है कि नहीं, उसका प्रोटोटाइप तो जावा एपीआई के पास मिल जाएगा। उसका डेफिनेशन देखेगा कि वो डेफिनेशन उसका कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम में है कि नहीं, और जब दोनों जगह से मैच कर जाएगा तो ये जेवीएम आर्किटेक्चर आपकी बाइट कोड को रन करवा। बताइए कोई कंफ्यूजन है यहां तक? क्या नेटिव का मतलब होगा बेटा, जैसे मान लो बताएंगे आपको, आपको ये अभी तो कोई यूज नहीं किया, उस मेथड के आगे कीवर्ड ही लगा रहेगा नेटिव। नेटिव का मतलब कि वो मेथड जावा का एपीआई नहीं है, प्रश्न। वो ऐसा मेथड है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का है। मतलब कि एक मेथड है जावा में इजली, इज लिव, ये LIV, इज लिव मेथड क्या करता है बताता हूँ, वो भी स्मॉल लेटर में, कीवर्ड कैपिटल में नहीं है। अब वो इज लिव मेथड क्या करता है बताता हूँ। इज लिव मेथड ये चलता चेक करता है कि थ्रेड को ये चेक करता है कि आपका है कि डेट कर गया, मतलब कि फिनिश हो गया। ठीक है। अब बताइए कि थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में भी, सॉरी, थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होता है। दूसरी बात कि थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जावा में भी है। थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट आपका मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट C#.NET में भी है। मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट C++ में भी आ गया है, आपको पता होना चाहिए। और मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट आपका पाइथन में भी है। तो बताइए लॉजिकली सोचिए, अब थ्रेड को चेक कर रहा है, प्रोसेस को चेक कर रहा है कि रन हुआ से अभी डेट कर गया कि अभी चल रहा है। अगर चल रही होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, और डेट कर गया होगा तो क्या होगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। तो लॉजिकली सोचो कि अब ये मेथड जावा का होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा। लॉजिकली सोचो ना, प्रोसेस को चेक कर रहा है। इस तरह के बहुत सारे मेथड हैं। वेट ट्रेडिंग का ही पार्ट है। नोटिफाई आपका, और इसके अलावा अब और मेथड है, जैसे अभी और क्या बोला था, स्लीप। और इसके अलावा भी मेथड है, बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। जो मतलब नेटिव मेथड, इट इज डिफाइंड इन द जावा, यूज इन द जावा एप्लीकेशन एंड डिफाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफाइन किया गया है। अब उस प्रोग्राम में आपने उसको यूज किया तो उसको पहले स्पेस उठा के कहां डाल देगा? आपको नेटिव मेथड स्टैक में। स्टैक में वो एक कहो तो मेमोरी रैम का ही पार्ट है। अरे फंक्शन को स्पेस, जैसे C++ में कहते थे रैम में मिल गया, उसी तरह से स्टैक बन गया, वो स्टैक में स्पेस मिल गया। अब यहाँ पे जब एपीआई मिल जाएगा तो एग्जीक्यूशन इंजन से इंटरेक्ट करेगा। एग्जीक्यूशन इंजन किससे इंटरेक्ट करेगी बेटा? क्लास जावा क्लास लाइब्रेरी से। और जावा क्लास लाइब्रेरी किससे इंटरेक्ट करेगी? जावा नेटिव लाइब्रेरी से। बताइए कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आपका, हमको पता है। जब प्रोग्राम आप पढ़ेंगे ना तो और कॉम्प्लेक्स आपका आसान हो जाएगा। अभी इसको प्रोग्राम कब नहीं लिखना है, डायग्राम लिखना है। हम डायग्राम बताने के लिए वो प्रोग्राम लिखे थे, कि प्रोग्राम ऐसे समझ में नहीं आता वो डायग्राम। वो आपको बस यही होता कि मान लो, आगे चल के बात करेंगे। तो मानना क्यों है बेटा? अब हम लोग 1 महीने से कोडिंग कर रहे हैं, तो इतना तो हमको पता है ना कि अब आप लोग को बहुत कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। तो लिखिए तो बच्चे इसको नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कीजिए बच्चे, 10 मिनट का टाइम है, नोट कीजिए। उप्स है, समझ में आ रही है ना अब उप्स क्या है? अभी तक ऑपरेटर चल रहा था, लूप चल रहा था, तो आप लोग को लगा था जावा इजी है। जावा रियल में यही है। किसी दिन ऐसा भी होगा, एकदम साइलेंट रहिएगा, जो हल्ला करते हैं ना एक दो, कोई बात भी करता है तो कमेंट ठोक देता है, कहाँ गया? तो अब सब लोग साइलेंट रहिए, या तो फिर ये कहिए आज क्लास उसको समझ में नहीं आया। तो कहने से नहीं होगा, मैं जो समझ में नहीं आएगी उप्स होगा वहीं पे क्लास को रोकना है। जो क्लास समझ में नहीं आएगी वहीं पे सर आगे नहीं बढ़िए, पहले एक्सप्लेन करके बता दीजिए हमको। कोई दूसरा तरीका होता है और बताइए, मैं बताऊंगा। उप्स में बस इतना बता रहा हूं, बस इंटरफेस तक कमांड बन गई, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इंटरफेस के बाद कहीं से एडवांस जावा का टॉपिक पढ़ लो, सही बता रहा हूं मैं। इंटरफेस के बाद कोई टॉपिक एडवांस जावा का पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, लेकिन इंटरफेस तक तुमको कमांड होना चाहिए। तो इसको लिख लो पहले।
नोट कर लो बेटा पहले। ऑनलाइन बच्चे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोग को? हाँ जी, जेबीएम आर्किटेक्चर हेडिंग दीजिए, इसको लिख लीजिए आप लोग। आकाश कश्यप, कोई दिक्कत तो नहीं आता टॉपिक में? अभिनव, अंकित, नो सर। नो अंकित सर। दो दो अंकित नो है सर। जी। नो सर। अंकिता, अनुज, दानिश, दानिश एचपी, दानिश मिर्जा, आवाज जा रही है? कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं? सुमिरन समझ में आई बेटा आपको? डायग्राम समझ में आई सुमिरन? रिस्पॉन्ड करना। चलिए ठीक है, डायग्राम नोट कर लीजिए, मैं शेयर कर दूंगा आप लोग को डायग्राम पार्ट में भी। नहीं होगा तो आप लोग को देखेंगे, बड़ी होने की जरूरत नहीं है। नोट कर लो, डायग्राम नोट कर लो, केवल डायग्राम ही नोट करना है, प्रोग्राम नोट नहीं करना है। प्रोग्राम को शेयर कर देंगे ऐसे ही, वो डायग्राम अभी बनेगा, एक बार और बनेगा उप्स का। वो तो हम डायग्राम इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए प्रोग्राम लिखा, उप्स से नहीं बताया हूँ, स्टैटिक का मतलब नहीं बताया हूँ, नॉन स्टैटिक का मतलब नहीं, क्या उसको लिखवाऊं? क्या मतलब बनता है लिखवाने का? लेकिन उसको लिखेंगे नहीं तो आपको हीप एरिया का मतलब समझ में नहीं आएगा, वेरिएबल का मतलब समझ में नहीं आएगा, किसको स्पेस कहाँ मिल रहा है। आप बीच में जितना भी टाइम मिल रहा है आप लोग को प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चे। जो मतलब बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उप्स आपको कॉम्प्लेक्स ना लगे। बहुत बच्चे इसमें हैं ऐसे जो एकदम से प्रोग्राम नहीं चलाए हैं, जब हम उनको पिंग करते हैं ना तो ऑपरेटर का प्रोग्राम का आउटपुट डालते हैं, हमको इस समझ में नहीं आता है। प्रोग्राम हम एफएस खत्म कर दिए थे तो ऑपरेटर का प्रोग्राम का आउटपुट डाल रहे हैं, लूपिंग का प्रोग्राम का आउटपुट डाल रहे हैं, सॉरी ऑपरेटर में आप अभी तक हैं। आप लोग सी नहीं पढ़ रहे हैं, जावा पढ़ रहे हैं। अब देखिए, जब ये जावा को उप से स्टार्ट हो जाएगा तो टाइम नहीं मिलेगा आपको पीछे के टॉपिक में, और टाइम वहां निकालना ही है हमेशा। हो गए बच्चे, नोट कर लिए सब लोग? हाँ हुआ जी, तुम परेशान लग रहा है। क्या दिक्कत समझ में नहीं आई है? क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना इसमें? डायग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओवरऑल जितना भी रखा, मैं पूरा डायग्राम में था क्या, बस प्रोग्राम बना देते तो आपको, प्रोग्राम नहीं बनाते तो 5 मिनट में खत्म हो गया था, प्रोग्राम बनाया तो पूरा लेक्चर खींच गया। अब बच्चे गौर कीजिएगा, जावा का फीचर है, जावा का फीचर मैं डिस्कस करूंगा अगले मंडे को, थोड़ा सा बोल रहा हूँ वर्ड। हो गए बच्चे, नोट कर लिए? जावा का फीचर क्या क्या है? तो जावा का फीचर बताइए क्या क्या है? जावा इज ए सिंपल लैंग्वेज। थ्योरी लिख लीजिएगा, थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, केवल पॉइंट लिखवाऊंगा, पॉइंट मैं लिखवाऊंगा अगले मंडे को, 10 मिनट का लेक्चर दूंगा इस पे। जावा एक सिंपल है, जावा रॉबस्ट है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा आपका क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जावा जावा पोर्टेबल है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, मल्टी थ्रेडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, डायनेमिक है, इंटरप्रेटेड है, हाई परफॉर्मेंस है। ये इतने सारे क्या है जावा के फीचर है। तो बात आती है कि जावा एक सिंपल लैंग्वेज है। बताओ सिंपल जावा को क्यों कहते हैं? को बहुत बच्चे तो छोड़ के भाग गए कि सर हमको पहले सी पढ़ने दो तब जावा पढ़ूंगा। तो जावा सिंपल कैसे है सर? इट इज लर्न आफ्टर, इट इज लर्न, ध्यान सुनिएगा, आफ्टर सी और सी प्लस प्लस। अगर सी और सी प्लस प्लस के बाद, अगर सी और सी प्लस प्लस के बाद जावा को पढ़ते हैं तो सर बेसिकली लगेगा कि आपको जावा सिंपल है, जावा रियल में सिंपल है। सर सी सी प्लस प्लस के बाद आपका जावा सिंपल है पहले तो, क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज सिंटैक्स इज बेस्ड ऑन सी एंड सी प्लस प्लस। सिंटैक्स किस पे बेस्ड है आपका? सी और सी प्लस प्लस के बेस्ड पे है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट था जावा में जिसको हटा दिया गया, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट था बेटा जावा में। उन्हें बच्चे भाई जा रही क्लियर?
जावा में, जिसको हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया बेटा? तो आपका जावा के कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया, जो सी प्लस प्लस में कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट था। सी प्लस प्लस में कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट क्या था? पहला कॉन्सेप्ट था पॉइंटर। सर पॉइंटर इतना कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है कि पॉइंटर की क्लास टीचर एक ही क्लास में जल्दी से खत्म करके जल्दी छोड़ते हैं कि इसको खत्म करो, नहीं तो स्टूडेंट छोड़ेगा नहीं। ठीक है, कि अभी एड्रेस क्या खेल चल रहा है, सही बता रहा हूँ। मैं पढ़ाता हूँ, मैं एक सप्ताह ज्यादा पढ़ाता हूँ, मेरे पढ़ाए हुए बैठे हुए हैं, एक सप्ताह ज्यादा पॉइंटर पढ़ाता हूँ, 1 वीक से ज्यादा। तो और आपका क्या कहती है कि आपका पॉइंटर को हटा दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका? दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सबसे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट क्या है? तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये 3 कॉन्सेप्ट ने जावा रिमूव कर दिया। और इस कारण से जावा ने क्या कहा कि जावा एक सिंपल है। जावा कहता है कि रोबस्ट है। रोबस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? रिप्लाई दीजिए, बोलिए। डिस्कस भी करना है ये सब कोई लिखवाने के टॉपिक नहीं है, डिस्कशन करने के टॉपिक है। बोलिए, रोबस्ट का मतलब होता है क्या, बताइए। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। रोबस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग, जावा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। जावा को हम लोग रोबस्ट कहते हैं। रोबस्ट क्यों कहते हैं बताओ बेटा, बताओ क्यों? कुछ नहीं, बताइए बच्चे। जावा को स्ट्रॉन्ग क्यों कहते हैं, रोबस्ट क्यों कहते हैं? नहीं, हाई लेवल तो सी भी है सर। 2 रीजन से जावा को स्ट्रॉन्ग कहते हैं। आइए टॉपिक में, यहां देखिए, 2 रीजन से जावा को स्ट्रॉन्ग कहते हैं। मोस्ट 2 रीजन, जावा इज ए रोबस्ट लैंग्वेज। मोस्ट 2 रीजन। तुम क्या कर रहा है? तुमको हमको सब समझ में आ रहा है? तुमने हमको सब समझ में आ रहा है? तुमको दूसरे को नहीं बोल रहे, तुम्ही को बोल रहे हैं। हाँ, सब समझ में हमको आ रही है। कभी उसको पिंग कर रहा है, कभी उसको पिंग कर रहा है, बगल वाले को पिंग कर रहा है। तुमको नहीं पढ़ना है तो तुम कॉर्नर पे बैठो, और नहीं तो बैग लेको निकलो। तुम्ही को बोल रहे हैं, दूसरे को नहीं कर रहे हैं। हमारे बैच में ऐसे नहीं चलती है। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया। तुम कंटिन्यू लगा हुआ है पूरे क्लास में। क्या जी, क्या बता रहा है? क्या खराब पढ़ा रहे क्या? बोलो। अच्छा, क्लास के बाद बता देना हमको तुम। हाँ। क्या है जी, क्लास में बच्चे थोड़े हो, समझ बुझ नहीं है थोड़ा बहुत। चलिए टॉपिक में देखिए, जावा क्या कहती है आपका? जावा रोबस्ट है। 2 रीजन से जावा को स्ट्रॉन्ग कहते हैं। मोस्ट 2 रीजन। पहला रीजन क्या है बेटा? तो पहला तो रीजन ये है कि जावा के पास ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन कॉन्सेप्ट है। ये सब कुछ पढ़ाए हुए हैं वर्ड, जितना वर्ड हम बोल रहे हैं ना, सब कुछ बताए हुए हैं। जावा के पास ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन कहां बोला था कि सर जावा के पास तो पहले गार्बेज नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कहता है कि लोकल वेरिएबल है, उसका वैल्यू प्रोग्रामर इनिशियलाइज करेगा। क्लास लेवल वेरिएबल अभी आपके अपने सामने देखा कि सर क्लास लेवल वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू कौन देगा? सर ऑब्जेक्ट बनते ही जेवीएम डाल देगा। अब सर सी प्लस प्लस में या सी में ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, सी प्लस प्लस में या जावा में, सी में हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो मैलोक से एलोकेट करते हैं, फ्री फंक्शन से डिलीट करते हैं। सी प्लस प्लस में डिस्ट्रक्टर बनता है ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए डिलीट ऑपरेटर चलता है। लेकिन जावा में बेटा, जावा में कहता है कि ऑब्जेक्ट के बारे में, जो ऑब्जेक्ट अनरेफरेंस हो गया उसके बारे में आपको केयर नहीं करना है। उसका केयर करने का काम किसका है? मेरा है। मतलब जो ऑब्जेक्ट जो यूजेबल नहीं है, ऐसे समझो, जो ऑब्जेक्ट यूजेबल नहीं है वो ऑटोमेटिक कहां चला जाएगा? गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट करके, आपका गार्बेज कलेक्टर उठा के कलेक्ट करके चला जाएगा। वो गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट करके लेकर के चला जाएगा। जो ऑब्जेक्ट आपका अनरीचेबल होगा, जो यूजेबल नहीं होगी, उसको गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट करके लेकर चला जाएगा। तो पहला क्या हो गया? ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। दूसरा क्या हो गया बेटा? दूसरा क्या हो गई सर? दूसरा सबसे मोस्ट रीजन है जिसके कारण से जावा को हम लोग क्या कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग है। जो इतना कॉन्सेप्ट, इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट किसी टेक्नोलॉजी के पास नहीं है, किसी भी टेक्नोलॉजी के पास नहीं है। एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग, रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है बेटा? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग सी के पास भी, सी प्लस प्लस के पास भी आ गया है सर, पाइथन में भी है सर, आप सी शार्प डॉट में भी है। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट किसी के पास नहीं है जितना जावा के पास है। कैसे? तो रन टाइम एरर मतलब, रन टाइम एरर का मतलब क्या सर? 2 तरह की एरर होता है, कंपाइल टाइम, एक लॉजिकल, एक रन टाइम। कंपाइल टाइम सिंटैक्स एरर, मतलब सिंटैक्स आप सुधार लोगे, प्रोग्राम कंपाइल हो गया। लॉजिकली मतलब कि आपको 2 into 3 करना था, प्लस का साइन लग गया, तो लॉजिकल एरर कहिएगा। सर आपका रन टाइम एरर मतलब किसी नंबर में 0 से डिवाइड कर दिए,
तो प्रोग्राम क्या रन नहीं होगी, रन होगी, लेकिन प्रोग्राम क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। सर एरे का साइज आपका लेंथ उसके बड़ा हो गया तो एरे इंडेक्स आउट, रन टाइम है इसको हैंडल करने के लिए, जिसको एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। इस कारण से जावा को क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग कहते हैं। नेक्स्ट आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सभी बच्चे को अच्छे से पढ़ाया है क्या, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे, डायग्राम बना के इसके बारे में क्या बोलना। पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब वही होता है प्लेटफॉर्म इंटेबल इंडिपेंडेंट। आर्किटेक्चर न्यूट्रल, उसका भी मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब क्या, फ्री, न्यूट्रल का मतलब फ्री होता है ना। आर्किटेक्चर न्यूट्रल, उसका भी मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तीनों कॉन्सेप्ट कॉमन। अगला आ गया हाई परफॉर्मेंस, जावा को हाई परफॉर्मेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि जावा के पास कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है रन टाइम में। और कई रीजन है इसके अलावे, जो कि मल्टी थ्रेडेड को सपोर्ट करता है। मल्टी थ्रेडेड क्या होता है बेटा, कि सर जावा प्रोग्राम चलता है तो पैरेलल में दो प्रोसेस चलता है। पहला तो एक मेन थ्रेड और दूसरा एक गार्बेज कलेक्टर थ्रेड, दो थ्रेड चलता है। ये थ्रेडिंग में बताएंगे। अब अभी आपको एग्जांपल देते हैं थ्रेडिंग का, कि रियल लाइफ थ्रेडिंग का एग्जांपल क्या है। रियल लाइफ थ्रेडिंग का एग्जांपल है, एमएस ऑफिस यूज किए हैं आप लोग, सब लोग एमएस ऑफिस यूज किए हैं। सेम टाइम में आप क्या कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं। सेम टाइम में आप क्या करते हैं, एडिटिंग करते हैं। और उस सेम टाइम में क्या कर रहे हैं, जब एडिटिंग कर रहे हैं आप टाइप कर रहे हैं, तो आप देखना स्पेलिंग क्या हो जाता है, रेड मार्क हो जाता है, और या पूरा सेंटेंस क्या हो जाता है, ग्रीन मार्क हो जाता है। बताओ क्यों हो जा रहा है, कोई यहाँ पे कोई जादू लगा हुआ है क्या। सर वो डिक्शनरी से कोई प्रोसेस चल रहा है, डिक्शनरी से वो मैच करवा रहा है, और डिक्शनरी से मैच करवा करके वो आपका क्या कर रहा है, स्पेलिंग चेकिंग होता है। तो बताइए इसका मतलब पहले में दो प्रोसेस, तीन प्रोसेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पहले तो एक एडिटर का जहां पे आप राइट कर रहे हो, दूसरा प्रोसेस क्या चल रहा है सर, स्पेलिंग चेकिंग। तीसरा प्रोसेस क्या चल रहा है आपका, ग्रामेटिकल चेकिंग। मतलब विद इन एप्लीकेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड more than one process is called thread, more than one process is called multi-threaded application। वो बताएंगे आपको, अभी इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, बस रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो गई, वो मल्टी थ्रेड। जावा इस कॉन्सेप्ट को बहुत बखूबी सपोर्ट करती है, और जावा इसीलिए पॉपुलर हुआ है कि जितना भी जावा का सर्वर है, जितना भी एप्लीकेशन है, वो मल्टी थ्रेडेड ही बनाया जाता है। जैसे व्हाट्सएप एप्लीकेशन मल्टी थ्रेडेड है कि नहीं है, बताओ कैसे। सेम टाइम में एडिटिंग कर लो, सेम टाइम में मैसेज टाइप कर लो, और कॉल उसके वॉइस कॉल पे बात भी कर लो, है कि नहीं है। तो दो एप्लीकेशन होता। लेकिन इसके पहले जब स्टार्टिंग में आया था तो दोनों को दो काम नहीं होता था। लेकिन चाहे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन मिलेगा जो मल्टी थ्रेडेड नहीं मिलेगा। और स्मार्टफोन आपका क्या है, मल्टी थ्रेडेड पे काम करता है। लेकिन आपका नॉर्मल एप्लीकेशन मोबाइल उठा लो, दो काम कर लोगे, मैसेज भी टाइप कर लोगे और बात भी कर लोगे, नहीं होता है। तो उसको क्या कहिएगा, मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन है। डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है सर, जावा के एप्लीकेशन आपका डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वॉल्व, जैसे एटीएम मशीन, मतलब आपका जो एप्लीकेशन, ऐसा एप्लीकेशन जो आपका कहां बना हुआ है, कहीं आपका सर्वर पे रखा हुआ है, सर्वर पे रखा हुआ है, वो ऐसा एप्लीकेशन कहीं सर्वर पे है। और सर वो आपका थ्रू एटीएम पूरे एप्लीकेशन ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे आप एटीएम कार्ड स्वेप कर रहे हैं, आपका आप क्या कर रहे हो, पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, क्या हर एक मशीन पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, नहीं। वो एप्लीकेशन आपका वन साइड इंस्टॉल है और सर्वर साइड इंस्टॉल है। वो इंटरप्राइज एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरह है, लेकिन भाया इंटरनेट वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में कई मशीन पे आपका ओपन हो रहा है। उस एप्लीकेशन को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं। और जावा में ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो टॉपिक है एडवांस जावा का, उस टॉपिक का नाम है आरएमआई, नाम सुने होंगे, रिमोट मेथड इन्वोकेशन। और टॉपिक का नाम है ईजेबी, इंटरप्राइज जावा बिन। जैसे टॉपिक का नाम सर्वलेट है, जेएसपी है, कोर जावा है, उसी एडवांस जावा का टॉपिक है ईजेबी। वो आपका उस जावा का बैंकिंग एप्लीकेशन बनाने के लिए, या स्प्रिंग हाइबरनेट भी अब बहुत अच्छे से, स्प्रिंग कहिए, स्प्रिंग बहुत अच्छे से यूज होता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जांपल का मेरा एग्जांपल दीजिए, यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है बताओ, जो तुम भी यूज करते हो, हम भी यूज करते हैं, सब लोग यूज करते हैं, बताओ क्या, वाटर कूलर जो लगा हुआ है बाहर में, वाटर कूलर सबके लिए है, तो उसको क्या कहिएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड कहिएगा। चलिए ठीक है, जाइए, देख रहे गेट खोल रहा है। तो बच्चे हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे उप्स का बात करेंगे बेटा, आप लोग के बैच में भी, ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, ठीक है, शेयर कर देंगे, देख लीजिएगा, देखिएगा जितना समझ में आया, ठीक है, नहीं तो डिस्कशन होगी, आपका चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, थैंक यू बेटा।
थैंक यू बच्चे, शेयर कर देंगे एप्लीकेशन।